Hello students, how are you? I hope you all are good in health. बेटा आपको मैं डिसीज़ेस करा रही थी और कुछ डिसीज़ेस इसके अंदर हम पढ़ भी चुके हैं। तो आज एक न्यू टॉपिक मैं आपको बताऊंगी जो है इम्यूनिटी। ठीक है, तो देखिए इम्यूनिटी क्या है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट और डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज़। किसी भी डिसीज़ से जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को डिफेंड करता है, रेजिस्ट करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एबिलिटी होती है किसी भी डिसीज़ से रेजिस्ट करने की, डिफेंड करने की, अपने आप को बचाने की, उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, और इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो इनबॉर्न होती है, कहने का मतलब बर्थ से ही होती है एंड इट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, दैट इज़ जो बर्थ के बाद हम एक्वायर करते हैं, इसलिए इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोला है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो बेटा आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाऊँगी आज वो मैं पढ़ाऊँगी इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने इसके लिखे हैं। दैट इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, बर्थ से ही प्रेजेंट होती है एंड इट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। हम इस इम्यूनिटी को पेरेंट्स से लेते हैं एंड इट इज़ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। बेटा ये स्पेसिफिक नहीं है किसी भी पैथोजन के लिए, ये नॉन स्पेसिफिक होती है। ठीक है, इट इज़ accomplished by providing different type of the barriers to the entry of foreign agents। तो ये हमें कैसे मिलती है? बहुत सारे बैरियर्स हैं हमारी बॉडी में जो फॉरेन एजेंट्स को हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देते हैं। ठीक है, बहुत सारे बैरियर्स हैं जो प्रिवेंट करते हैं फॉरेन एजेंट्स की एंट्री को। तो उससे ये जो इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी जो है, इसमें कुछ बैरियर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि 4 तरीके के बैरियर्स हैं, तो सबसे पहला बैरियर जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे फिजिकल बैरियर्स। तो बेटा ये जो बैरियर्स होते हैं ये किसी भी पैथोजन को, किसी भी फॉरेन एजेंट को बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने देते हैं, जैसे कि स्किन है और म्यूकस मेम्ब्रेन है। ठीक है, फिजिकल बैरियर्स में एक तो स्किन आ जाएगी और एक म्यूकस मेम्ब्रेन। सबसे पहले अगर मैं स्किन की बात करूँ तो स्किन जो है इट इज़ द फिजिकल बैरियर ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का फिजिकल बैरियर होता है। और इसकी जो बाहर वाली जो टफ लेयर होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये बैक्टीरिया और वायरसेस की एंट्री को प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो जो स्किन है वो एक तरीके का फिजिकल बैरियर है बेटा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, that is mucous membrane. The mucus secreted by the mucous membrane traps the microorganisms and immobilizes them. Microorganisms and dust particles can enter the respiratory tract with air during breathing, which are trapped in the mucus. The cilia sweep the mucus loaded with microorganisms and dust particles into the pharynx. From the pharynx, it is thrown out or swallowed for elimination with the feces. बेटा mucous membrane देखिए, ये mucus secrete करती है। ठीक है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस सिक्रीट कर रही है और ये जो म्यूकस है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है? ट्रैप करता है। देखिए जब आप सांस लेते हो ब्रीदिंग प्रोसेस के टाइम पे, जो एयर हमारी बॉडी में एंटर करती है उसके साथ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो भी एंटर कर जाते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये म्यूकस में ट्रैप हो जाते हैं, म्यूकस इनको पकड़ लेता है। ठीक है, फिर क्या होगा? ये जो म्यूकस है जिसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रैप हुए हैं, जो सीलिया है, ठीक है, वो क्या करेगा? इस म्यूकस को एंड डस्ट पार्टिकल्स को स्वीप कर देगा फेरिंग्स के अंदर, और फेरिंग्स से इधर दे आर थ्रोन आउट, बाहर फेंक दिए जाएंगे, और या ये स्वेलो हो जाएंगे। ठीक है, और फीसेस के साथ फिर एलिमिनेट हो जाएंगे। तो बेटा इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो फिजिकल बैरियर्स मैंने आपको 2 बताए हैं, एक तो बताया है स्किन और दूसरा आपको बताया है मैंने म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। क्या होते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स? देखो जो स्किन है और या जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये कुछ केमिकल सिक्रीट करती हैं जो पैथोजेंस को हमारी बॉडी से हटाते हैं। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर हो गया, बॉडी फ्लूइड्स की पीएच है, या बहुत सारे हमारे बॉडी के जो सीक्रीशंस हैं ये ग्रो नहीं होने देते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को।
ठीक है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आ जाते हैं। और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के बताने जा रही हूँ। जैसे सबसे पहले है एसिड ऑफ द स्टमक। बेटा आपको पता है HCl होता है स्टमक में, तो ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। दूसरी अगर मैं बाइल जूस की बात करूँ तो इट डजेंट अलाउ द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को ये अलाउ नहीं करता है। ईयर वैक्स जो है ये भी डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेती है, बैक्टीरियाज को किल करती है। लाइजोजाइम टिश्यू फ्लूइड्स में प्रेजेंट होता है, हमारे टीयर्स में भी प्रेजेंट होता है, और ये भी बैक्टीरियाज की जो सेल वॉल होती है उसको डिसॉल्व कर देता है। फिर आते हैं नेसल हेयर्स। आपको पता है नोज में जो हेयर्स हैं दे ऑल्सो फिल्टर आउट द माइक्रोब्स एंड डस्ट इन द नोज। आफ्टर दैट स्वेट, सीबम, ये भी बेटा बहुत सारे माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये सिक्रीशंस हैं बॉडी के, और ये कौन से बैरियर के अंडर आते हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। थर्ड आते हैं बेटा सेल्यूलर बैरियर्स। सर्टेन टाइप ऑफ द ल्यूकोसाइट्स ऑफ द बॉडी, सर्टेन टाइप ऑफ WBCs ऑफ द बॉडी, जैसे कि एक न्यूट्रोफिल्स हो गए, मोनोसाइट्स हैं, नेचुरल किलर्स हैं, ब्लड के अंदर ये सेल्स होती हैं। टिश्यूज़ के अंदर जैसे मैक्रोफाजेज होते हैं, आपको पता है इनके अंदर फेगोसाइटोसिस की प्रॉपर्टी होती है, ये माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। बेटा 11th क्लास में आपने फेगोसाइटोसिस के बारे में पढ़ा है, आपने मोनोसाइट्स और मैक्रोफाजेस के बारे में भी पढ़ा है कि मोनोसाइट्स जो हैं ये ब्लड में हैं, मैक्रोफाजेस जो होते हैं वो टिश्यूज़ में होते हैं। तो ये सेल्यूलर बैरियर्स हैं। सेल्यूलर का मतलब सेल्स, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो बहुत सारे टाइप के WBCs हैं, जैसे मैंने आपको बताया न्यूट्रोफिल्स हो गए, मोनोसाइट्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स जो एक तरीके के लिम्फोसाइट्स हैं, ये हमारे ब्लड में हैं, और टिश्यूज़ में जैसे मैक्रोफाजेस हैं। तो ये फेगोसाइटोसिस की प्रॉपर्टी इनकी होती है, तो ये माइक्रोब्स को फेगोसाइटोस कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर आते हैं साइटोकाइन बैरियर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेटा वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ऐसी सेल्स जो वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी हैं, वो कुछ प्रोटीन सिक्रीट करती हैं जिनको हम इंटरफेरॉन्स बोलते हैं, और ये नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन। समझ आ रहा है? कहने का मतलब जो सेल्स वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी हैं वो प्रोटीन्स रिलीज करती हैं, इंटरफेरॉन्स, एंड दीज इंटरफेरॉन्स नॉन इन्फेक्टेड सेल को बचाते हैं कि उनको वायरल का इन्फेक्शन ना हो। सो दीज आर साइटोकाइन बैरियर्स। तो इनेट इम्यूनिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं जो बर्थ से है, नॉन स्पेसिफिक होती है, नेचुरल इम्यूनिटी है, और 4 तरीके के बैरियर्स इसमें मैंने आपको बता दिए। जैसे कि सबसे पहला फिजिकल बैरियर्स जिसमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आ गई। दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जिसके अंदर बॉडी के सिक्रीशंस आ गए, एसिड हो गया, ईयर वैक्स हो गई, नेजल हेयर्स हो गए, बाइल हो गया, ठीक है, स्वेट हो गया। फिर सेलुलर बैरियर्स जिसमें सेल्स हैं, मोनोसाइट्स, मैक्रोफाजेस, एंड एट लास्ट साइटोकाइन बैरियर्स। तो बेटा दीज थिंग्स शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है। तो ये 4 तरीके के बैरियर्स हैं। तो ये हो गई हमारी इनेट इम्यूनिटी, जो कि इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है, ठीक है। सेकेंड इम्यूनिटी जो हम डिस्कस करेंगे आज, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब नेम से ही पता चल रहा है, ऐसी इम्यूनिटी जो एक इंडिविजुअल बर्थ के बाद एक्वायर करता है, इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, और इसको हम एडेप्टिव भी बोल देते हैं। और ये स्पेसिफिक होती है बेटा, स्पेसिफिक होती है। और ये किसकी वजह से होती है? एंड इट इज मेडिएटेड बाय द एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स, और बोथ विच मेक द एंटीजन हार्मलेस, ठीक है। तो स्पेसिफिक है ये, एंटीबॉडीज़ की वजह से होती है, लिम्फोसाइट्स की वजह से भी हो सकती है, दोनों की वजह से भी हो सकती है। अच्छा, इस इम्यूनिटी के अंदर मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब B and T सेल्स जो हैं दे फॉर्म द मेमोरी सेल्स, ठीक है। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इट इज कंसिस्ट ऑफ B and T लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज। सो बेटा दिस थिंग शुड बी क्लियर टू यू, ओके। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कुछ करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। जैसे सबसे पहले होता है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। स्पेसिफिसिटी क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरियस फॉरेन मॉलिक्यूल्स, फॉरेन एंटीजन, जितने भी एंटीजन हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने की एबिलिटी है इस इम्यूनिटी में। सेकेंड है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। कहने का मतलब बहुत सारे फॉरेन एंटीजन्स, फॉरेन मॉलिक्यूल्स को ये रिकॉग्नाइज कर सकती है, ठीक है, दैट इज डाइवर्सिटी। थर्ड है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। कहने का मतलब बेटा ये डिस्टिंग्विश कर सकती है सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में। नॉन सेल्फ होते हैं फॉरेन मॉलिक्यूल्स जो बाहर से आते हैं, उनको ये रिकॉग्नाइज करेगी, उनके लिए रिस्पॉन्ड भी करेगी, ठीक है। लेकिन जो सेल्फ मॉलिक्यूल्स हैं, कहने का मतलब दैट आर प्रेजेंट विद इन द बॉडी,
उनको ये अवॉइड करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब इट कैन रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू द फॉरेन मॉलिक्यूल्स एंड कैन अवॉइड रिस्पॉन्स टू दोज मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट विद इन द बॉडी ऑफ द एनिमल। तो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। नॉन सेल्फ फॉरेन होते हैं, सेल्फ आपकी बॉडी के खुद के। तो इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है और ये फीचर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है मेमोरी। मेमोरी का मतलब जैसे कोई भी इम्यून सिस्टम है आपका, ये किसी भी पैथोजन को पहली बार अगर एनकाउंटर कर रहा है, तो बेटा देखो हमारा इम्यून सिस्टम जब पहली बार किसी भी पैथोजन को एनकाउंटर करेगा तो जो इम्यून रिस्पॉन्स आएगा वो पहला आएगा, उसको हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलेंगे, और जो कम इंटेंसिटी का होगा। ठीक है, अब क्या होता है, ये जब एनकाउंटर होता है ना, तो इसी पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, तो जब सेम पैथोजन का फिर से एनकाउंटर होगा, फिर से हमारी बॉडी में एंटर करने लगेगा, तो हमारी बॉडी सेकेंड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, जिसको हम एनेम्नेस्टिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, जो कि हाई इंटेंसिटी का होगा इन कंपैरिजन टू द प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्योंकि पहला जब एनकाउंटर उस पैथोजन का हुआ तो हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स पहले से हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है ये चीज़। ठीक है, तो मेमोरी का मतलब क्या है कि आपका इम्यून सिस्टम जब किसी भी पैथोजन को पहली बार एनकाउंटर करता है तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बनता है जो कम इंटेंसिटी का होता है, एंड इस एनकाउंटर की जो मेमोरी है, मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगी विद द सेम पैथोजन। और जब सेम पैथोजन जो है वो फिर से हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, एनेम्नेस्टिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का होगा बिकॉज ऑफ द मेमोरी ऑफ द first encounter. So these are the characteristics features of the acquired immunity. I have told you 4 features. Specificity is there, diversity is there, discrimination between self and non-self is there, and memory is there. ठीक है, तो बेटा आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा आई होप इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अभी बहुत सारा, इट्स अ बिग टॉपिक, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास अभी इसकी हैं, वास्ट टॉपिक है ये, तो ये मैं आपको फर्दर लेक्चर्स में कवर कराऊंगी, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।